तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा मेटल कॉम्प्लेक्सेस इन मेडिसिन। कौन कौन से मेटल कॉम्प्लेक्सेस जो कि अभी पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, देखेंगे हम जो कुछ इंपॉर्टेंट मेटल कॉम्प्लेक्सेस है जिनका मेडिसिन वैल्यू है, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो मेटल कॉम्प्लेक्स रहेंगे वो हमारा रहेंगे सिस्प्लेटिन। देखेंगे अबाउट इट्स स्ट्रक्चर एंड mechanism of cisplatin action। उसके साथ साथ हम देखेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ cisplatin। ठीक है, इन पॉइंट्स को अबाउट cisplatin हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो ये cisplatin की एप्लीकेशन की बात करें तो ये आपका एक एंटी कैंसर ड्रग है जो कि मेनली यूज होते हैं ट्रीटमेंट ऑफ टेस्टिकुलर कैंसर। ये आपका एक प्लेटिनम कंटेनिंग ड्रग है। ठीक है, प्लेटिनम कंटेनिंग ड्रग है। तो अगर अब हमारे पास ये क्वेश्चन अराइज होते हैं कि ये प्लेटिनम का ही क्यों कॉम्प्लेक्स है। अगर हम प्लेटिनम की फैमिली की बात करें, यहाँ पे हमारे पास निकल है जो कि मेनली +2 फॉर्म में एक्सिस्ट करते हैं, प्लेटिनम है +2 फॉर्म में, प्लेटिनम है +2 फॉर्म में। अब ऐसा क्यों है कि इसमें सिर्फ आपका प्लेटिनम कॉम्प्लेक्स ही एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी शो करते हैं। व्हाट अबाउट निकल एंड प्लेटिनम? निकल और प्लेटिनम फिर क्यों नहीं बना रहा है? तो यहाँ पे अगर हम निकल और प्लेटिनम की बात करते हैं तो ये दोनों काइनेटिकली जो है लबाइल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, फॉर्म काइनेटिकली लबाइल कॉम्प्लेक्स जो कि स्टेबल नहीं है। सिर्फ प्लेटिनम जो है निकल फैमिली में आपका स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं जो कि काइनेटिकली स्टेबल होते हैं। इसीलिए प्लेटिनम कॉम्प्लेक्स जो कि आपका सिस्प्लेटिन है वो ही आपका एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक, अब हमने बताया पिछले लेक्चर्स में कि हमारे पास दो आइसोमर्स रहते हैं। एक हमारे पास सिस आइसोमर है जिनमें हमारे पास दो एमीन ग्रुप हैं, दोनों एक साइड पे हैं, दो क्लोरो ग्रुप है जो कि दोनों एक साइड पे है। तो ये हमारे पास सिस फॉर्म है, ये हमारे पास ट्रांसफॉर्म है। ट्रांसफॉर्म ऐसा कुछ बन सकते हैं NH3 NH3 ट्रांसफॉर्म है जो कि हमारे पास क्या है, इनएक्टिव है। ये एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी शो नहीं करते। अब हम देखते हैं कि ये कैसे, ये ड्रग जो है सिस्प्लेटिन है वो कैसे काम करता है। ठीक है, जब हम सिस्प्लेटिन की एक्शन की बात करते हैं या इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट एक रिएक्शन है जिसे हम कहते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ सिस्प्लेटिन। कि जब आप सिस्प्लेटिन की हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो क्या बनता है, ये वाला रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के थ्रू बाद में ये क्या करते हैं, ये अपना एक्शन दिखाता है। ठीक, तो जब आपके पास सिस्प्लेटिन है, जैसे कि ये है आपके पास NH3 NH3 Cl Cl, इसका जब आप हाइड्रोलाइसिस करते हैं, हाइड्रोलाइसिस मीन्स वाटर के साथ रिएक्शन करना। अब ये रिएक्शन हो गए कैसे,
जब आप इस ड्रग को लेते हैं, ये ड्रग जो है मेनली इंट्रावेनस ड्रग है, ठीक है, इंट्रावेनस मेडिसिन है। ये आप इंजेक्शन के थ्रू वेन्स में जब ये डाल देते हैं तो ये ब्लड के कंटेक्ट में आ जाएगा, ठीक। ब्लड में आपके पास क्या है, वाटर है, तो इसकी वजह से इसका क्या होगा, सबसे पहले हाइड्रोलाइसिस होगा। हाइड्रोलाइसिस होने पे क्या होगा, ये हमारे पास NH3 है, इस पे कोई इसका इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन हमारे पास जो क्लोराइड है, ये दो जो क्लोराइड है, क्योंकि इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हमारे पास वाटर है, ये इन दोनों को क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। आप इसको OH2 भी लिख सकते हैं या आप इसको OH भी लिख सकते हैं। हाइड्रोलाइसिस मींस या आप यहाँ पे OH लिखेंगे या OH2 लिख सकते, कभी आपको ये लिखा हुआ मिलेंगे, कभी ये आपको ये लिखा हुआ मिलेंगे, ठीक है। अब इसका ब्लड में आने, कंटेक्ट में आने के बाद इसका हाइड्रोलिसिस हो गया, ठीक। हाइड्रोलिसिस होने के बाद फिर ये ब्लड के थ्रू मूव ऑन होंगे आपके क्रोमोसोम्स, ठीक, क्रोमोसोम्स तक आ जाएंगे। अब यहां पे ये अपना एक्चुअल काम दिखाएगा। अब इस सिस्प्लेटिन का काम क्या चीज है, सिस्प्लेटिन ड्रग का काम है टू स्टॉप द रेप्लिकेशन ऑफ DNA। ये क्या काम करते हैं, सिस्प्लेटिन काम करते हैं, रेप्लिकेशन ऑफ DNA को स्टॉप कर देते हैं इन कैंसरस सेल। नॉर्मल सेल में इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, सिर्फ कैंसरस सेल में ये रेप्लिकेशन ऑफ DNA को स्टॉप कर देते हैं। अब कैंसर क्या चीज है, कैंसर क्या चीज है, कैंसर क्या होता है, ट्यूमर्स क्या होगा, अनकंट्रोलेबल डिविजन्स ऑफ सेल्स, सेल्स की अनकंट्रोलेबल डिवीजन होना मीन्स, क्योंकि अगर एक नॉर्मल, अगर आप एक बॉडी की बात करें तो वहां पे सेल डिवीजन तो होता रहता है, लेकिन जब कैंसरस सेल ग्रो होते हैं या ट्यूमर्स जब फॉर्म होते हैं, वहां पे सेल डिवीजन जो है वो अनकंट्रोलेबल हो जाते हैं। जो नॉर्मल बायोलॉजिकल सिस्टम है उससे एक्स्ट्रा सेल का क्या होने लगता है, डिवीजन होने लगता है, तो वहां पे आउटग्रोथ हो जाते हैं सेल के, सेल्स की आउटग्रोथ होने पे फिर हम उसको कहते हैं कि ये कैंसर है, ट्यूमर्स फॉर्म हो गए हैं। अब यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे हमारे पास सिस्प्लेटिन है, सिस्प्लेटिन का काम है टू स्टॉप द रेप्लिकेशन ऑफ DNA इन कैंसरस सेल, या रेप्लिकेशन ऑफ DNA को क्या करना, इनहिबिट करना। सेल जो साइकिल है, एक कैंसरस सेल में जो सेल साइकिल है उसको क्या कर देना, अरेस्ट कर देना, स्टॉप कर देना, और अल्टीमेटली वहां पे सेल की डेथ होना। अब कैसे होगा, DNA में क्या होता है हमारे पास, अगर हम DNA की स्ट्रक्चर बनाए तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हम बना सकता है, बेस पेयरिंग होता है DNA में, ठीक है। तो अगर इसको हम एक DNA का स्ट्रक्चर देख ले तो यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, बेस पेयरिंग होते हैं, ग्वानिन होते हैं साइटोसिन के साथ, ठीक है, इस तरह ग्वानिन होगा यहाँ पे साइटोसिन के साथ, पैर अप होते हैं। अब यहाँ पे आपका सिस्प्लेटिन करता क्या है, ये जाके N1 और N7 ऑफ ग्वानिन के साथ कंबाइन हो जाते हैं, ठीक। अगर ये N1 है और ये N7 है तो यहाँ पे ये जो OH या OH2O वाला ग्रुप है, ये जाके यहाँ पे इंट्रास्टैंड बॉन्डिंग या इंट्रास्टैंड लिंकिंग फॉर्म करते हैं बिटवीन N1 एंड N7 ऑफ ग्वानिन, ठीक है। कौन सी बेस के साथ रैक करेंगे, गुआनिन के साथ, नाइट्रोजन 1 और नाइट्रोजन 7 के साथ ये क्या कर देते हैं, इंट्रैक्शन बना लेते हैं या लिंकेज बना लेते हैं, ठीक। तो अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो गुआनिन और साइटोसिन कैसे बेस पेयरिंग करते हैं,
यहाँ पे डबल बॉन्ड O रहता है, ये आपका साइटोसिन है, ठीक है। यहाँ पे आपका NH2 रहता है, ये फर्दर कनेक्ट रहता है आपका, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन होगा, ये कनेक्ट रहता है बेस पेयरिंग किसके साथ, ग्वानिन के साथ। ये आपका ग्वानिन है, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता है। ये आपका है फिर N7, यहाँ पे NH2 रहता है इस तरह, तो ये यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डेड रहता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ पे इस तरह बेस पेयरिंग होता है बिटवीन साइटोसिन एंड ग्वानिन, और यहाँ पे N नंबर जो 7 है जो कि ये है, यहाँ पे फिर ये प्लेटिनम के साथ इस तरह बॉन्ड बना लेते हैं, और जब ये यहाँ पे बॉन्ड बना लेंगे तो ये क्या करेगा, इस तरह स्टॉप करेंगे रेप्लिकेशन ऑफ DNA को। फर्दर यहाँ पे फिर क्योंकि इसका जो बेस पेयरिंग है वहां पे इसने प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया है, तो यहां पे फिर रेप्लिकेशन ऑफ DNA स्टॉप हो जाते हैं। जब आपका रेप्लिकेशन ऑफ DNA स्टॉप होंगे तो आपका क्या होगा, सेल जो साइकिल है वो अरेस्ट हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे, फिर ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो जाएंगे। उसी तरह ये फाइनली क्या कर देगा, डेथ कर देंगे ऑफ कैंसरस सेल की, ठीक। तो ये था मैकेनिज्म की कैसे आपका सिस्प्लेटिन काम करते हैं इन केस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ कैंसरस सेल। तो ये ओवरऑल क्या कर देते हैं, मेन ये काम कर देते हैं, ये रेप्लिकेशन ऑफ कैंसरस सेल या रेप्लिकेशन ऑफ DNA इन कैंसरस सेल को स्टॉप कर देते हैं, एंड फाइनली उसकी वजह से क्या हो जाते हैं, आपकी कैंसरस सेल की डेथ हो जाती है। लेकिन यहां पे एक प्रॉब्लम फिर अराइज होते हैं कि सिस्प्लेटिन ने तो कैंसरस सेल को क्या कर दिया, डेड कर दिया थ्रू द स्टॉपेज ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ DNA। अब यहां पे मेन इसका साइड इफेक्ट जो है आ जाता है, जो कि हाईली डेंजरस है, सिस्प्लेटिन। साइड इफेक्ट इसका हाईली डेंजरस है। जब साइड इफेक्ट इसका आ गया तो मेन जो दो इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट वो है आपका, ये एक तो न्यूरोटॉक्सिक है, दूसरा ये आपका है नेफ्रोटॉक्सिक। न्यूरो मीन्स ये आपके नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देगा, या नेफ्रो मीन्स ये आपकी किडनीज को क्या कर देंगे, डैमेज कर देंगे। अब आपने किसी कैंसरस पेशेंट को सिस्प्लेटिन का ट्रीटमेंट दे दिया, इसका कैंसर तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन क्या हो जाएगा, उसकी नर्वस सिस्टम या किडनी फेल हो गया या वो पागल बन जाते हैं, तो इसका कोई यूज होने का फायदा नहीं है। तो फाइनली ये अभी इंडिया में क्या है, बैंड है। बाकी कंट्रीज में ये यूज हो रहे हैं, तो इंडिया में ये बैंड कर दिया, क्योंकि कैंसर का ट्रीटमेंट करते करते आदमी पागल बन जाए तो ये कोई ट्रीटमेंट का वही नहीं है। अब क्या इसी पे हम स्टॉप हो जाएं, क्योंकि कैंसर का ट्रीटमेंट तो करना है, तो क्या हो गया कि वहां पे स्टॉप तो नहीं हो सकते हैं। अब यहाँ पे फिर लोगों ने डेरिवेटिव्स बनाना स्टार्ट कर दिया ऑफ सिस्प्लेटिन। सिस्प्लेटिन का हम डेरिवेटिव्स बना लेते हैं, जिसमें हमारा ये वाला साइड इफेक्ट भी ना हो जाए और हमारा कैंसर का क्या हो जाए, ट्रीटमेंट भी हो जाए, ठीक। अब यहाँ पे कुछ एक दो डेरिवेटिव्स हम डिस्कस करते हैं सिस्प्लेटिन का, जिसमें ये वाला साइड इफेक्ट भी ना हो और हमारा ट्रीटमेंट भी चालू रहे।
तो यहाँ पे पहला जो डेरिवेटिव्स है वो हम डिस्कस करेंगे अबाउट कार्बोप्लेटिन का। ठीक है, ये डेरिवेटिव्स हैं ऑफ सिस्प्लेटिन, जिसमें ये वाला प्रॉब्लम नहीं होगा। अब यहाँ पे लोगों ने क्या कर दिया, चलो भाई ये एमीन का तो अपना फंक्शन ठीक है, सिस्प्लेटिन में जो क्लोराइड है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं दूसरे ग्रुप के साथ। तो इसको रिप्लेस कर दिया एक कार्बोपोल ग्रुप से, जिसका स्ट्रक्चर ऐसा कुछ है। बैक साइड से ये वाला 4 कार्बन रिंग आ जाते हैं। तो ये है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोप्लेटिन, ठीक, जिसमें हमारा जो क्लोराइड लिगेंड है वो रिप्लेस किया है किसने, साइक्लोब्यूटेन डाइकार्बोक्साइलेट। ठीक है, क्लोराइड को रिप्लेस कर दिया हमारा साइक्लोब्यूटेन डाइकार्बोक्सिलेट इस वाले ग्रुप ने। ठीक, अब जब क्लोराइड को इस वाले ग्रुप ने रिप्लेस कर दिया, अब यहां पे इसका फंक्शन जो है वही रहने लगा। ये अभी भी क्या है, एंटी कैंसरस है, लेकिन इसका जो साइड इफेक्ट जो था न्यूरोटॉक्सिक और जो हमारा नेफ्रोटॉक्सिक था, उसका ये वाला साइड इफेक्ट अब खत्म हो जाते हैं। तो इसका दो फायदा हुआ, एक तो हमारा एंटी कैंसरस ड्रग का प्रॉपर्टी भी मेंटेन रहे और उसके साथ साथ इसका साइड इफेक्ट भी खत्म होने लगे और एंटी कैंसरस एक्टिविटी भी मेंटेन रहने लगे। अब ये यूज होते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ओवेरियन कैंसर के लिए, लंग कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए भी यूज होते हैं, और ये हेड कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए भी यूज होते हैं। ये वाला डेरिवेटिव ऑफ सिस्प्लेटिन, जो कि कार्बोप्लेटिन के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो ये पहला डेरिवेटिव था सिस्प्लेटिन का। फिर फर्दर डेरिवेटाइज करते हुए दूसरा डेरिवेटिव बना लिया इसी का, जिसका जो कि अब ये दोनों क्या था, इंट्रावेनस था, इसको एज एन इंजेक्शन के थ्रू लेना होता था। अब इसका दूसरा जो डेरिवेटिव है वो बना लिया एज एन ओरल मेडिसिन, कि ये आप ओरली ले सकते हैं, मेडिसिन एज ए मेडिसिन ले सकते हैं, आप इंजेक्शन की कोई जरूरत नहीं। तो वहां पे जो इंजेक्शन से जो आपको पेन होता था, अब उसका भी प्रॉब्लम नहीं, ये आप ओरली ले सकते हैं। तो इसका हम आईयूपीए नेम लिखते हैं, इसका नाम है बिस एसिटेटो ओ अमाइन डाइक्लोरो साइक्लोहेक्सामाइन प्लेटिनम फोर्थ। तो ये भी प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स है, मींस ये भी सिस्प्लेटिन का डेरिवेटिव है। अब इसमें क्या हो जाते हैं देखते हैं, ये हमारा प्लेटिनम है, ठीक, यहां पे क्लोरीन के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं किया। अब इसमें जो हमारे पास स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स था सिस्प्लेटिन, अब यहाँ पे उन्होंने एक ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स बना लिया, जिसमें हमारे पास दो एसिटेटो इसलिए लिखा क्योंकि दो हमारे पास एसिटेट ग्रुप यहाँ पे लग जाते हैं, और यहाँ पे पास जो हमारे पास एमीन ग्रुप था इसका भी डेरिवेटिव बना लेते हैं NH2 के साथ एक साइक्लोहेक्सेन ग्रुप लगा देते। तो यहां पे फिर डेरिवेटिव्स बनाया सिस्प्लेटिन का, जिसमें एंटी कैंसरस एक्टिविटी बिल्कुल वही रह रहा है, लेकिन अब यहां पे उसका साइड इफेक्ट नहीं है जिस तरह हमारे पास सिस्प्लेटिन में था, और साथ साथ इसका फायदा ये था कि सिस्प्लेटिन और कार्बोप्लेटिन को हम जो इंट्रावेनस लेना पड़ता था, अब यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, ओरल मेडिसिन है।
ये आप ओरली ले सकता है, इंजेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। तो ये था हमारे पास जो पहला मेटल कॉम्प्लेक्सेस हैं, जो कि एक एंटी कैंसरस ड्रग है। आप फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एंटी कैंसर ले सकते हैं, और इसके हम डिफरेंट डेरिवेटिव्स के बारे में डिस्कस किए, जो कि हम डेरिवेटिव्स कैसे बना सकते हैं और इसको कैसे फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर यूज कर सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे वो हमारे पास एक डिजीज है, वेल्सन्स डिजीज, जिसमें हमारे पास क्या हो जाते हैं, एक्यूमुलेशन ऑफ कॉपर। ठीक। अब इसके लिए हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, जो मेडिसिन जो है या जो चिलेट लिगेंड है वो हम यूज कर सकते हैं डी पेनासिला में। जब आप डी पेनासिला में लेंगे, स्ट्रक्चर हमने देखा था ऐसा कुछ था, एस एच, 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए थे, इसके साथ आपका एक एसिड ग्रुप जुड़ा हुआ था और एक एमएन ग्रुप जुड़ा हुआ था। अब यहाँ पे क्या होता है, आपकी कॉपर मेटल आयन है, ये इस कॉपर के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, एक सल्फर और एक एमएन के थ्रू। तो ये आपका फिर एज ए चिलेट, ये कॉपर की एक्सेस को बॉडी से बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है। तो ये था और एक मेटल कॉम्प्लेक्स जो कि हम एज ए मेडिसिन ले सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास आर्थराइटिस के लिए एंटी आर्थराइटिस ड्रग्स हैं, जिसमें हमारे पास मेनली क्या है, एज एन एंटी आर्थराइटिस हमारे पास है गोल्ड कॉम्प्लेक्स। कि गोल्ड कॉम्प्लेक्स को हम एज एन एंटी आर्थराइटिस ड्रग्स यूज कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास पहला जो एग्जाम्पल है ड्रग का, वो हमारे पास मायोक्राइसिन है। ठीक। जो कि एक गोल्ड कॉम्प्लेक्स है। दूसरा इसके साथ जो रिसेंटली और एक गोल्ड कॉम्प्लेक्स, जिसका स्ट्रक्चर हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, दूसरा गोल्ड कॉम्प्लेक्स है ओरिनाफिन। ये भी हमारे पास एक गोल्ड कॉम्प्लेक्स है, स्ट्रक्चर ऐसा कुछ है इसका। ET3, यहाँ पे आपका एस्टेट ग्रुप लगा हुआ है ग्लूकोज रिंग पे। OAC, एसिटाइल डेरिवेटिव्स ऑफ ग्लूकोज है, और यहाँ पे गोल्ड लगा हुआ है। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट ड्रग है जो कि एज एन एंटी आर्थराइटिस ड्रग्स यूज हो सकते हैं। ठीक है। उसी तरह आपका हाइपर कैल्शियमिया के लिए अलग ड्रग है, जो कि गैलियम नेट्रेट कॉम्प्लेक्स है, जो कि हम इन केस ऑफ जो कैंसरस पेशेंट में, जहाँ पे बोन्स में से कैल्शियम की क्वांटिटी डिक्रीज होता जाता है हाइपर कैल्शियमिया में, वहाँ पे हम गैलियम नेट्रेट यूज कर सकते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर कैल्शियमिया। ठीक। तो थर्ड जो हमारे पास डिजीज है वो है कैल्शियमिया। यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं गैलियम नाइट्रेट, GaNO3 थ्राइस। तो ये वाला मेटल कॉम्प्लेक्स हम यूज कर सकते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर कैल्शियमिया। इसमें होता क्या है, लॉस होता है कैल्शियम की फ्रॉम बॉडी। इस डिजीज में हम गैलियम नाइट्रेट को यूज कर सकते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर कैल्शियमिया। ठीक है। नेक्स्ट डिजीज है हमारे पास सिडिरोसिस, जिसमें क्या होता है आपका, इस एक्सेसिवनेस ऑफ आयरन की वजह से सिडिरोसिस होते हैं। तो इसमें हम यूज कर सकते हैं, आपका ड्रग है डेस्फेरोक्सामिन
बी। तो इस डिजीज को एक्सेसिवनेस ऑफ आयरन के ट्रीटमेंट के लिए हम डिस्फेरोजामाइड भी यूज कर सकते हैं एज ए थेराप्यूटिक एजेंट या एज ए चेलेटिक एजेंट। तो ये था हमारे पास की कुछ मेटल्स जो कि हम मेडिसिन में यूज होते हैं। ठीक है।